आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर इसको मैं इसमें करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। देखो, चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। कि मतलब स्टार्टिंग में राज्य किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से उभरा, उनकी अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार की है, कि जो व्यापार किस प्रकार से होता था, टैक्स की व्यवस्था क्या होती थी, किस पे टैक्स लगाया जाता था, ये सारी हम चीजें इसमें देखने वाले हैं। और जो टाइम पीरियड है वो लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, ठीक है, लगभग 1200 साल का हम जो इसमें इतिहास है इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, हम देखने वाले 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक किस प्रकार से जो राज्य है ये पनपते हैं, ठीक है, या फिर राज्य अस्तित्व में आते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलती है। देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले हम थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हम इस टॉपिक्स में क्या पढ़ने वाले, इस चैप्टर पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। मतलब जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाती है तो उसके 1500 साल बाद नए नए जो नगर है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1500 साल बाद जो उपमहाद्वीप है, मतलब जिसमें आज के समय में इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, ठीक, इसके अलावा नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, तो जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से बदलाव थे? तो वो थे ऋग्वेद का लेखन, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, ठीक है, 600 ईस्वी तक, जिसे कहते हैं बीसी, ईसा पूर्व, एडी का मतलब था ईस्वी। मतलब इस टाइम पीरियड में अगर हम 600 ईसा पूर्व के आसपास बात करें, इस टाइम पीरियड में ये देखने को मिलता है कि ऋग्वेद का लेखन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, हालांकि इस टाइम पीरियड से पहले ही ऋग्वेद का लेखन स्टार्ट हो जाता था। तो यही बात ही कर रहा है कि 1500 साल बाद बहुत सारे बदलाव देखने को मिलता है महाद्वीप के अंदर, जिसमें पहला आता है ऋग्वेद का लेखन। इसके अलावा अगला है कृषि वस्तुओं का अस्तित्व में आना, कि जो कृषि वस्तु ये अस्तित्व में आती है, और जो मेनली जो आती है वो उत्तर भारत, दक्कन का पठार क्षेत्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा चरवाह बस्तियों का प्रमाण, ठीक है, कृषि बस्तियां भी स्थापित हो रही है, चरवाह बस्तियां भी स्थापित हो रही है। यहाँ पे शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके, शवों को दफनाने का या फिर शवों का अंतिम संस्कार किस प्रकार से होगा, इसके नए नए तरीके उभर कर आते हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा आरंभिक राज्य, कि आरंभिक राज्य किस प्रकार से उत्पन्न हुए, किस प्रकार से इनका विकास होता है, ये देखने को मिलता है। साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास होता है, ये भी इस टाइम पीरियड के बाद देखने को मिलता है। इसके अलावा उपमहाद्वीप में नए नए नगरों का उदय, ये देखने को मिलता है। और इतिहासकार इस प्रकार के परिवर्तन का पता लगाने के लिए कि आखिर ये किस प्रकार से संभव हुआ, इसका जो मतलब इतिहास है उसको हम क्या कहें, हम अभिलेखों का उपयोग करना प्रारंभ करते हैं। मतलब इसका हम जो जो ये जितने भी अभिलेख मिले थे, ठीक है, इनको पढ़ने का प्रयास किया जाता है। सिक्कों तथा ग्रंथों, चित्रों, इनका प्रयोग किया जाता है ये अध्ययन करने के लिए कि आखिर जो ये बदलाव हुए ये किस प्रकार से हुआ, किस क्रम में चला, किस तरीके से ये चीजें अस्तित्व में आई, ये सारी चीजें देखने मिलती है। तो हम पूरे चैप्टर में इस टॉपिक्स को हम कवर करने वाले, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। देखो, इसके अलावा हम एक चीज पढ़ लेते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। एक नंबर पूछ सकता है, याद रखना, ठीक है, कि अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। एक नंबर में इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इसके अलावा अभिलेख में कुछ जानकारी देख लेते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते थे, ये अभिलेख कहलाते थे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये क्या है, ये एक नंबर में ये डिटेल है इसकी। इसके अलावा अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते थे जो इन्हें बनवाते थे। इसमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिला और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का भी ब्यौरा मिलता है। ये सारी चीजें मिलती है अभिलेखों में। इसके अलावा प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। अब देखो, जो प्राकृतिक भाषा बात करके ये प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, प्राकृतिक भाषा उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषा थी, मतलब जो आम जनता बोलती थी उसको कहते हैं हम प्राकृतिक भाषा। और जो ये अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। प्राकृतिक भाषा में इसलिए मिले हैं क्योंकि अगर प्राकृतिक भाषा में नहीं होगा तो जनता उसे समझ नहीं पाएगी, क्योंकि अभिलेखों का उद्देश्य क्या होता था, ताकि जनता उन सब चीजों को माने, उनका पालन। जैसे मान लेते कोई नियम कानून, राजा का कोई नियम कानून पालन, मतलब क्या, अपने दरबारियों को या फिर अपने जो राज्य उसमें बताना है, तो अभिलेखों पे ये सारी जानकारी खुदवा देते थे। ठीक है, इस प्रकार से। और ये जन सामान्य की भाषा में होती थी ताकि जनता उसे पढ़ सके। तो ये अभिलेखों का इस तरीके से इसका उपयोग होता था। अब देखते हैं, देखो, प्रिंसेप और पियादसी, क्या कि है क्या, प्रिंसेप और पियादसी है क्या?
तो 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो जो प्रिंसेप शब्द है वो ये है, जेम्स प्रिंसेप है, ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है। इसने ब्राही और खरोष्टी ये दो लिपियां हैं, इनका अर्थ निकाला, मतलब इसको समझने में सफल हुआ, और इससे भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति हुई। मतलब जो भी अभिलेख वगैरह थे, जो ब्राही लिपि में था और जो खरोष्टी लिपि में था, इसको सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इससे हमारे इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया। इसके अलावा इन लिपियों का उल्लेख जो है सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया था। ठीक है, जो ये लिपियां हैं, मतलब ब्राह्मी खरोष्टी लिपि है, इसका जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया था, तो अभिलेखों में, मतलब अभिलेख जो लिखे गए थे वो इस लिपि में लिखे गए थे। सिक्कों पे भी इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं, प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियादसी, ठीक है, देखो एक शब्द पियादसी, यानी मतलब पियादसी का मतलब है मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम, मतलब पियादसी का मतलब है मनोहर मुख वाला राजा, ये पियादसी इसके लिए उपयोग हुआ है। और ये पियादसी जो यूज जो शब्द है ये अशोक के लिए होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये अशोक के लिए होता है। आगे देखते हैं, कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है, और इन्हीं शोधों के माध्यम से इतिहासकार उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना की विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों का अध्ययन करते। कहने का मतलब है इस शोध के माध्यम से, मतलब जब खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया गया तो इसके बाद बहुत सारे अभिलेखों और सिक्कों का अध्ययन किया गया, और उसके बाद उनको पता चला विभिन्न प्रकार के राजवंशों के बारे में कि उस टाइम पीरियड पे कौन कौन से राजवंश, मतलब किस प्रकार से, जो देखो किस प्रकार से एक तो मतलब राज्य आगे बढ़ा, कि मतलब पहले कौन राजा बना, फिर कौन राजा बना, फिर कौन राजा बना, कि कौन कौन से वंश के राजा आए और किस प्रकार से उनका टाइम पीरियड रहा। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे मुख्यतः जो अभिलेख मिलते थे वो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में ही हुआ करता था, और जब उनको पढ़ लिया गया तब जो इतिहासकार है उनको ये जानने में मदद मिली कि जो भारत का इतिहास है उसमें जो राजवंशों की सूची है, ठीक है, वो किस प्रकार से चलती है, ये कि पहले कौन सा वंश है, फिर कौन सा वंश है, फिर कौन सा वंश है, और इससे हमारे जो इतिहास को जानने में एक जो महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भी से जाना जाता है। तो आज की वीडियो हम बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आने वाले जो टॉपिक्स है उनको हम इसमें कवर करने वाले हैं।